नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। लास्ट टाइम जो टॉपिक मैंने जिसकी पीडीएफ शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसमें था कि ब्रिटिश का भारतीय कृषि उद्योगों पे आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले हम धन निष्कासन के बारे में भी चर्चा कर चुके थे, उसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर चुकी थी। और आर्थिक प्रभाव में हमने देखा भी कि आर्थिक धन निष्कासन के अतिरिक्त कि वो जो धन निष्कासन का स्वरूप था वो किस प्रकार था। धन का निष्कासन का स्वरूप ब्रिटिश काल में के विभिन्न चरण में, जैसे वणिकवादी चरण था, पूंजीवादी चरण, उन सब में बदलता रहा। आज हम बात करते हैं कि आज जो आर्थिक प्रभाव है उसके बाद भारतीयों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, तो वो भावना के उदय में कौन से कारक रहे थे जिन्होंने राष्ट्रीयता की उस भावना के उदय में सहायता प्रदान की। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शोषणकारी पद्धतियाँ, जो 3 भूभाटक पद्धतियाँ जिनका मैं पहले विचार विमर्श कर चुकी हूँ, जैसे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, एक तो वो थी जिन्होंने इस शोषण को बहुत बड़े स्तर पे इसको चालू रखा। और इसके बाद उन्होंने जो रेलवे का काल रहा या और उद्योगों का काल रहा, जो कृषि को उन्होंने जो एक क्रय योग्य वस्तु बना दिया, जो अचल संपत्ति हुआ करती थी वो अचल संपत्ति। तो इस तरीके से ये आर्थिक प्रभाव थे ब्रिटिश के। अब उन आर्थिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि आगे ये विद्रोह और जनता में असंतोष के स्वरूप उभरने लगते हैं। अब इसी कड़ी में अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम आज देखते हैं कि राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे। तो हम देखते हैं कि पहली बात तो राष्ट्रीयता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीयता क्या होती है। हाँ, और क्या राष्ट्रीयता का उदय इसी समय हुआ? भारत, जो आधुनिक भारत में इसी समय हुआ क्या? इससे पहले राष्ट्रीयता नहीं थी? ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। और यदि उठ रहे हैं तो बहुत अच्छे हो, आप एक बहुत जागरूक विद्यार्थी हो। और यदि आपके दिमाग में नहीं आए ये प्रश्न, तो आप लोगों को ज़रूर इनके बारे में सोचना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद को हम इसी समय में, आधुनिक भारत में इसी समय में क्यों पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत, प्राचीन कालीन भारत, इन सब में हमने राष्ट्रीयता को क्यों नहीं पढ़ा? तो जो राष्ट्र शब्द है बच्चों, वो राष्ट्रीयता है वो राष्ट्र शब्द से निकला है। राष्ट्र मतलब नेशन यानी एक राष्ट्र जो होता है। ये राजनीति विज्ञान की अवधारणा है बेसिकली। सॉरी। राजनीति विज्ञान में आप लोग पढ़ोगे राज्य और राष्ट्र, राज्य राष्ट्र, इनके अंतर आपको बताया होगा। और नहीं बताया होगा तो आप लोग पूछिएगा, और अगर नहीं पूछ पाते तो आप अपने लेवल पे इनको जहाँ से भी है थोड़े ये कंसेप्ट, इनकी संकल्पना को क्लियर अपने माइंड में रखिएगा कि राज्य क्या चीज़ होती है और राष्ट्र क्या चीज़ होती है। अब मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि अपन राष्ट्र जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक राष्ट्रीयता को हम नहीं समझ पाएंगे। तो राज्य होता है और एक राष्ट्र होता है। राज्य मतलब जिसकी भौगोलिक सीमाएं हो, जनसंख्या हो, ठीक है, समझ रहे हो आप? एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित भौगोलिक सीमा, एक भूभाग हो, एक इकाई है राज्य, है ना? तो वो तो हो गया राज्य। लेकिन जब उस जनसंख्या में और एक निश्चित भूभाग की परिधि वाले क्षेत्र में और उसमें रहने वाली जनसंख्या में जब एकपन की भावना आती है, समझ रहे हो आप बच्चों? आपस में एक होने का भाव जब उनमें आ जाता है तो वो राष्ट्रीयता हो जाता है। राष्ट्र से राष्ट्रीयता। राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र। राज्य एक मूर्त अवधारणा है, राष्ट्र एक अमूर्त अवधारणा है। राष्ट्र आपको कहीं दिखेगा नहीं, है ना? राज्य दिखेगा। जैसे राजस्थान है अपना, इसकी बाउंड्रीज पता है ना आपको, कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री सीमाएं कहाँ कहाँ फैली। ऊपर जैसे गंगानगर से ऊपर पंजाब तक लग रही है इसकी सीमा, नीचे अपन जैसे गुजरात से लगते हैं नीचे, तो उधर एमपी से लग रही है, ठीक है, इधर अपना बाड़मेर वगैरह, उनकी सीमा दूसरी जगह से लग रही है। तो आप ये देखिए कि ये एक राजस्थान एक राज्य है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, हमें पता है इसकी जनसंख्या कितनी है, एक निश्चित जनसंख्या है हमारे राज्य की, ठीक है, और एक निश्चित भाषा भी है, जैसे भाषा भी होती है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक राज्य की होती है। राष्ट्र जब
इस राज्य में रहने वाले निवासी अपने में एकपन की भावना का अनुभव करें, विविधता होते हुए भी। मान लो राज्य है तो राज्य में तो विविधता भी हो सकती है, जरूरी नहीं उसमें एक धर्म के ही लोग हो, जरूरी नहीं उसमें एक नस्ल के ही लोग हो, जरूरी नहीं उसमें एक ही प्रजाति के लोग हो। विभिन्न प्रजातीय समूह हो सकते हैं, विविध धर्मावलंबी हो सकते हैं, विविध बहुभाषी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है रहने वाले लोग। लेकिन जब उनमें आपस में एकपन की भावना रहे तो हम उसे राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। कि यदि जैसे कि हमारा भारत है, उसे हम राष्ट्र बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से धर्म, बहुत सी जनजातियाँ, बहुत सी बहुभाषी प्रकृति के लोग, विभिन्न जातीय समूह सब यहाँ हैं। बहुत विविधता है हमारे देश में, लेकिन हमारी पहचान क्या है बच्चों? विविधता में एकता। उस विविधता को भी हमने एक में समाहित कर दिया। क्यों? एक में कैसे समाहित कर दिया? कैसे है? जो भारतीयों में जो एकपन की भावना है वो किस तरीके से दिखेगी? कि हमारा संविधान एक है, भले हम कोई से भी धर्म के हो, हम ये फर्क नहीं पड़ेगा हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति पे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, पारसी, ईसाई, उसे एक ही नियमों से चलना है। उसके लिए एक ही कानून लागू होगा जो किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय संविधान, भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया। तो ये हमारी विविधता में एकता है कि हम एक ही नियमों से संचालित है, एक ही हमारा संविधान है, एक ही हमारी सरकार है, एक ही हमारी राजनीतिक पार्टी, एक ही हमारा जितने भी नियम बनाने वाली संस्था है, एक ही हमारी न्यायपालिका है जो बनाए गए कानूनों को लागू करती है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका यदि वो कानून गैर संवैधान सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है, तो उन्हें निरस्त करने का कार्य करती है। वो हमारे आम नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। कौन? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो ये हमारे भारत के एक होने की पहचान है। क्या? हमारी न्यायपालिका, हमारी संसद, हमारी सरकार सब, और हमारा एक संविधान। ये क्या है? हमारे एक होने की भावना। ये प्रूफ है कि हम एक राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जो एक ही नियमों से संचालित है, एक ही नियमों से चलता है, और जिसमें सभी के लिए समान अवसर, समान नियम, सब कुछ, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, सब एक संविधान सम्मत नियमों से चलते हैं। तो ये थोड़ा मैंने कोशिश की कि आपको बता पाऊँ। अब इस राष्ट्र में यदि एक ये भी कोरा राष्ट्र, नियमों से तो सब चलते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी आई कि हमारे सम्मुख संकट उपस्थित है, आज देश को आवश्यकता है कि हम देश के नागरिक होने के नाते उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, देश के सम्मुख कोई संकट उपस्थित हो पड़ा, अचानक आपदा आई, आकाश में भूकंप आया, कुछ युद्ध हो गया दूसरे देशों, तो ऐसे समय में जब देश के समस्त नागरिकों में ये भावना आ जाए कि नहीं, मेरा देश संकट में है और मुझे उसकी रक्षा करनी है, और ये भावना सिर्फ एक नागरिक के अंदर नहीं, उस देश में रहने वाले हर नागरिक के अंदर यदि ये भावना आ जाती है तो इसे ही हम राष्ट्रीयता कहते हैं। यानी उनमें एक जैसी बंधुत्व की भावना आ जाना कि हम एक है, हमारे बीच कोई भी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, और यदि कोई विभेद है भी, धर्म संबंधी, नस्ल संबंधी, भाषा संबंधी, तो वो हमारे आत्मिक रिश्तों को नहीं खराब करेगा। यानी फिर भी हम एक है, भले हम विविध हैं, भले हम विभिन्न धर्मों से संबंधित है, भले हम बहुत भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पहचान रखते हैं। कौन सी? भारतीय होने की पहचान। तो बच्चों, ये भावना होती है राष्ट्रीयता। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब ब्रिटिशों ने जब हमारा शोषण शुरू किया, उनके आर्थिक प्रभाव, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे इतिहासकार विद्वानों ने जब भारतीय जनता के समक्ष धन निष्कासन की थ्योरी दी, और उन्हें ये बताया कि हमारे शोषण का कारण है ब्रिटिश, क्योंकि क्या इससे पहले धन नहीं गया था कि भारत से बाहर धन तो मुगल भी लेके गए थे, इससे पहले सल्तनत युग में तुर्क भी लेके गए थे, प्राचीन काल में वापस तो हूण भी लेके गए थे, शक यूनानी भी यहाँ आए थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमारा धन बाहर जा रहा है, तो लोगों ने उठाया कि ये तो पहले भी गया था, उठाया और गया भी था। किंतु एक नई चीज जो यहाँ हो रही थी कि वो धन यहाँ का शासक वर्ग यहाँ ही के कल्याण पे खर्च कर रहा था, वो यहीं शासक वर्ग बन के रह रहा था। लेकिन हमारी जो ब्रिटिश कंपनी थी जो इस समय स्थापित है, इसके आका कहाँ बैठे हैं? इंग्लैंड में। ये संचालित कहाँ से हो रही है? इंग्लैंड से। इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 मेंबर की जो कमेटी थी, वो कहाँ से संचालित करती थी इस कंपनी को? इंग्लैंड से। तो इसका जो लाभांश था, इस कंपनी को जो लाभ हो रहा था, तो वो धन कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड, ना कि भारत। तो यही एक दुष्चक्र था
जो इंग्लैंड वापस पैसा जा रहा है, और वो वस्तुएं भी जो बाहर ब्रिटिश कंपनी यहाँ से जो निर्यात कर रही है वो यहीं के धन से खरीदी गई है, क्योंकि द्वैध शासन के अंतर्गत यहाँ के जो राजस्व के संबंधित अधिकार, निजामी और फौजदारी दोनों ही अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिए। राजस्व वसूली का कार्य खुद के नुमाइंदों से करवाती थी, और जो पैसा इकट्ठा हो रहा था उसी से ही वो वस्तुएं खरीद रही थी यहीं के धन से, और उन्हें निर्यात कर रही थी, और उसका लाभ किसको मिल रहा था? उसी ब्रिटिश कंपनी को। तो ये एक दोहरा दुष्चक्र था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तो ये धन निष्कासन की थ्योरी जब दादा भाई नौरोजी ने दी, विभिन्न भूभाटक पद्धतियों से जब यहाँ का किसान असंतोष उसमें अनुभव हुआ, क्योंकि उसकी तो जो खेती अब तक जो जमीन थी वो किसी को बेच नहीं सकता, उसे भी विक्रयशील बना दिया, उसकी जमीन के टुकड़े कर दिए गए, वो बहुत से हिस्सों में बट गई। इसके अलावा कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए। कुटीर उद्योग के नष्ट होने के कारण भूमि पे दबाव बढ़ा, क्योंकि पहले जो परिवार के कुछ सदस्य कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका कमा लेते थे, अब चूंकि कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, अब यहाँ पे लंकाशायर की बनी हुई वस्तुओं से बाजार अटे पड़े थे। यहाँ का जो बुनकर थे उससे जो बहुत ही कम कीमत पे यहाँ के जो एजेंट थे अंग्रेजों के, वो बहुत कम कीमत पे उससे कच्चा माल खरीदते थे और उसे कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड। तो अब बताओ चाहूँ और कैसे अराजकता एक स्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ ब्रिटिश सरकार के कारण। तो अब यहाँ देखिए कि ऐसे वातावरण में भारतीय जनता में राष्ट्रवाद का यहाँ उदय हुआ। अब हम पढ़ते कि ऐसे क्या कारण थे कि राष्ट्रवाद का यहाँ उदय हुआ। तो सबसे पहले तो ये कि इसके कारणों में सबसे पहला भारत का राजनीतिक एकीकरण हो चुका था। बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राजनीतिक एकीकरण क्या होता है। वही राष्ट्रीयता में चले जाओ कि जब एक देश में समान कानून हो, एक सत्ता हो, एक सरकार हो, एक संविधान हो और समान अधिकार हो सबके लिए, किसी के लिए कोई विभेद नहीं हो, तो उसे हम इससे देश एक राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में बनता है। इससे देश में राजनीतिक एकीकरण स्थापित होता है। और इस एकीकरण को और ज़्यादा बढ़ाने में रेल डाकतार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे नागरिक परस्पर संपर्क में आए। भाई, एक कलकत्ता का आदमी और एक इधर हम कहे गुजरात का या फिर पंजाब का नागरिक एक ट्रेन में सफ़र करेगा तो उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। उसे पता चलेगा ब्रिटिश ने वहाँ क्या कर रखा है, उसे पता चलेगा कि पंजाब में क्या कर रखा है। पहले उनके बीच की इतनी दूरी थी कि वो आपस में वैचारिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते थे, किंतु अब रेलवे ने इसे आसान बना दिया। रेलवे का प्रारंभ ब्रिटिश ने अपने हित के लिए किया था कि कच्चे माल को हम विभिन्न भागों से ले जा सकें, और हमारा जो तैयार माल है लंकाशायर इंग्लैंड में जो बन रहा है मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में, उसे देश के कोने कोने तक पहुँचा सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रभाव रेलवे ने छोड़ा वो ये भी था कि यहाँ के लोगों को आपस में मिला दिया, वो आपस में विचार विमर्श करने लगे, और इसी का परिणाम था कि देश में राष्ट्रीयता का उदय हो गया। अब दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा साहित्य का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किया था। 1813 के चार्टर एक्ट में उन्होंने 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया। 1835 में मैकाले समिति गठित की गई, और जिसे ये डिसीजन लेना था कि भारतीय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हो या फिर देसी माध्यम में, जो यहाँ पे पहले से प्रचलित है। तो मैकाले ने कहा कि यहाँ जो भारतीय पुस्तकालय की जितनी भी किताबों से भरी लाइब्रेरीज है उसकी तुलना में हमारे यूरोप की एक अलमारी की जितनी किताबें हैं उनसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। तो उसने एक तरीके से भारतीय शिक्षा पद्धति का और भारतीय ज्ञान का मजाक उड़ाया, उसे कोई महत्व नहीं दिया। और विलियम बेंटिंग ने 1835 में मैकाले के समय में जिस समिति का गठन किया, जिसे ये रिपोर्ट देनी थी कि वह किस माध्यम में भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उसने कहा निश्चित तौर पर अंग्रेजी में ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए, और अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए कुछ चुने हुए भारतीयों को, जो भारतीय देशभक्त किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, उन्हें चुना गया। और ये थ्योरी दी गई कि यदि हम कुछ एक भारतीयों को, जो हमारे स्वामी भक्त हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दे देते हैं तो वो ही नीचे के तबके में जाकर उस शिक्षा को फैला देंगी। इसे निस्संदन का सिद्धांत कहा गया। बच्चों, ध्यान रखना, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो या तो आपको बुक्स में मिलेगी या कहीं नहीं मिलेगी।
अधोनिस्पंदन, एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अधोनिस्पंदन थ्योरी या सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले समिति के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था की जो वकालत की गई कि भारतीयों को किस माध्यम में शिक्षा दी जाए, तो मैकाले समिति ने ये कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखा जाए और कुछ गिने चुने भारतीयों को जो हमारे स्वामी भक्त हैं, यानी कि 100% में से केवल 10% व्यक्तियों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। पढ़े लिखे व्यक्तियों को, जिनका थोड़ा दिमाग है, जो उपजाऊ है, अच्छे हैं पढ़ने में। और मैकाले ने कहा, फिर क्वेश्चन आया कि 10% शिक्षा देने से क्या होगा, 90% तो इलिटरेट रहेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये ही 10% नीचे के लेवल पे जाके उस शिक्षा को फैलाएंगे। जैसे पानी छन छन के आता है ना, उसी प्रकार जैसे निस्संदन होता है। निस्संदन क्या होता है, साइंस का टर्म बच्चों, निस्संदन। निस्संदन होता है छन छन के किसी चीज़ का आना। जैसे बहुत सारे फिल्टर लगा देते हैं ना, फिर वो पानी की बूंदें छन छन के नीचे तक आ जाती है। उसी प्रकार उसने कहा कि ये शिक्षा ऊपर के लेवल पे दो और ये छन छन के नीचे तक आ जाएगी। अधोनिस्संदन का सिद्धांत, डिप्रिवेशन थ्योरी, इसे कहा गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं। किंतु जो अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने दी, किंतु इसने भारतीयों की मानसिक जड़ता को समाप्त कर उन्हें आधुनिक तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण दिया। जब ये शिक्षा फैलने लगी, अब भारतीय तर्कशील होने लगे, रीजनेबल होने लगे। पहले वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, अपनी ही चीज़ों पे अड़े रहते थे। अब उन्होंने जैसे ब्रिटेन में जो लोकतंत्र था उसकी थ्योरी को जान लिया कि लोकतंत्र जैसी चीज़ें भी है। ब्रिटेन ने अपने देशों में कितनी अच्छी संस्था है, संसद है, वहाँ लोकतंत्र है, लोगों का शासन है वहाँ। इसके अलावा उन्होंने मिल्टन, शैली, वाल्तेर, रूसो, मिल, मैजनी आदि के क्रांतिकारी दर्शनों को पढ़ लिया। और जब किसी का दर्शन हम पढ़ लेते हैं बच्चों, तो उनमें तो चिंगारी फूटनी ही थी। और क्रांतिकारियों की प्रेरणा, उन्होंने जो कार्य किए, जैसे गैरिबाल्डी ने, मैजिनी ने, ये जो इटली और जर्मनी के जो एकीकरण में ये शामिल थे, तो इनके जो कार्य थे उनकी प्रेरणा भारतीयों तक पहुंची। तो अब उन्हें एहसास होने लगा कि इस तरह हम भी हमारे देश में ये कर सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की महान क्रांति आदि का इनका महत्व इन्हें पता चला। अब है प्रेस साहित्य का योगदान। भारत में राजा राम मोहन राय ने संवाद, कौमुदी, बंगला और मिरात उल अखबार फारसी जैसे पत्रों का संपादन कर राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर बम्बई से भी निकलता था, मराठी केसरी मद्रास से, द हिंदू उत्तर प्रदेश से, हिंदुस्तानी पंजाब से, ट्रिब्यून, ये सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर राष्ट्रवाद को जगाया करते थे। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उर्दू में अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद हुसैन आदि ने, और जैसे बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, गुजराती में नरवद और तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि कवि थे। इनकी रचनाओं से इन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाया। असम में एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी था, जिसकी कविताएं भी उस समय राष्ट्रवाद के उद्यम में बहुत उनका योगदान रहा। अब हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बच्चों आप लोग पढ़ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिकवाद का बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो इसका भी राष्ट्रवाद के उद्यम में बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन राय ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की थी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जिस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और जो रामकृष्ण मिशल था, और एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भारतीयों में जो कुरीतियाँ थी, मूर्ति पूजा थी, जो अंधविश्वास था, जो पांडित्य का ढोंग था, उन्हें ख़त्म किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा कि जो स्त्रियाँ सदियों से अपने अधिकारों के चक्कर में दब रही हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा था। उन्हें दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाएं उनके लिए बना रखी थी। उन्हें अपने अधिकारों का इतना सा भान तक नहीं था। उनके लिए इन्होंने अथक संघर्ष किया। हम देख सकते हैं ब्रह्म समाज ने सती प्रथा पर रोक के लिए कितना प्रयास किया। जो भी हुआ उसके लिए राजा राम मोहन राय के हम सदैव ऋणी रहेंगे। उसी प्रकार आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती का था, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और यह लौकिकता की बात की। बच्चों, वेदों की और यह लौकिकता की बात के पीछे दयानंद सरस्वती का जो दर्शन था वो ये था कि बार बार ब्रिटिश इस चीज़ से हमें दबा देते थे
कि आप लोग तो परलोक में ही रहते हो, हमेशा मोक्ष की ही बातें करते हो, भक्ति की ही बातें करते हो, और तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि तुम एक जानवरों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। यहाँ गरीब है वो भी जानवर जैसा व्यतीत करता है जीवन। औरतों को तुमने कोई अधिकार नहीं दे रखे, उन्हें भी तुमने जानवरों से बदतर जीवन दे रखा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो पारलौकिकता में उलझे पड़े हो, तुम्हें भगवान मोक्ष चाहिए, तुम्हें इस जीवन से मतलब ही नहीं है, भले ही तुम्हें कितनी तकलीफें हो। तो इस चीज का जवाब देने के लिए दयानंद सरस्वती ने वेदों को कोट किया कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हमारे वेद है उसमें भी, यदि आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा वैदिक काल में, कि वेदों में इहलौकिकता की बात की गई है। जो ऋग्वेद में जो वैदिक जन था वो कभी भी पारलौकिकता की बात नहीं करता, उसने कभी भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं किया। उसने जितने भी प्रयास किए, वो जब भी भगवान की आराधना करता था तो वो एक सुपुत्र के लिए, उसका वीर पुत्र हो, और इसके अतिरिक्त लड़ाइयों में वो अधिक से अधिक पशु जीत सके, इसके लिए एक शूरवीर पुत्र की कामना करता था, और इसके अतिरिक्त धन धान्य की कामना करता था, यानी कि इस जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रार्थना करता था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश को जवाब दिया, नहीं तुम गलत कहते हो, तुम कैसे बात करते हो, हमने यह लौकिकता को छोड़ दिया, नहीं, हमारी यह लौकिकता यानी इसी लोक से संबंधित होने की अवधारणा तो वेदों में ही है। तुम कैसी बात कर रहे हो कि हम पारलौकिकता में ही फंसे पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यह लौकिकता की बात तो तब से ही कर दी थी जब से आर्यजनों का प्रारंभ भारत की भूमि पर हुआ। तो उस बात का जवाब देने के लिए ही दयानंद सरस्वती ने वो कोट किया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ था। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, धर्म सुधार आंदोलन की एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इन्होंने जितना भी दर्शन था, इन्होंने यहाँ की जो रूढ़िवादिता को ख़त्म किया, स्त्रियों के अधिकारों के लिए ये लड़े, और इस तक कहीं न कहीं भारतीय में आत्मसम्मान गौरव की भावना को विकसित किया। जब वेदों की प्रतिष्ठा को दयानंद सरस्वती स्थापित कर देते थे कि आम भारतीय गौरव का अनुभव करता है कि वाह कि क्या बात है कि ब्रिटिश ने जिस चीज़ का क्वेश्चन हमारे सम्मुख उपस्थित किया उसका जवाब कितना अच्छा दिया। पहले उसमें हीन भावना आ गई थी कि वाकई में हम तो पारलौकिकता में फंसे पड़े थे, हमने तो मोक्ष को ही जीवन में सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य स्थापित कर लिया, जबकि हमने इस जीवन में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा नरक में जीवन जी रहे, अच्छा जीवन जी रहे, सुख में जीवन, इससे हमने वास्ता ही नहीं रखा। लेकिन जब दयानंद ने इसका आंसर दिया तो एक आम भारतीय अपने आप में गौरव का अनुभव करने लगा। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में बनी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास की खोज की। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियर, विलियम रॉथ, मैकडोनल्ड, कोलब्रुक, शास्त्री, राजेंद्र लाल मित्र, भंडारकर आदि के प्रयासों से भारतीयों ने अपने गौरवशाली अतीत को जाना। इससे भारतीयों का अपने धर्म, संस्कृति और देश के प्रति प्रेम और भी अधिक प्रगाढ़ हुआ। तो जितना भी हमारा भारतीय दर्शन था, जैसे गुप्त काल हमारा स्वर्ण काल था, तो ये जितनी भी चीज़ें हुई ये सब इसी जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, कल बंगाल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित की, बम्बई में भी स्थापित हुई, और ये तीनों जगह पर जहाँ प्रेसिडेंसी थी वहाँ स्थापित की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सभ्यता संस्कृति की खोज। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश को क्या पड़ी थी जो उन्होंने ऐसा स्थापित की सोसाइटी, और वो भी भारतीय संस्कृति इतिहास की खोज के लिए। तो विलियम जोन्स और मैक्स मुलर का ये कहना था कि जब तक हम भारतीयों के इतिहास और संस्कृति का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि भारतीयों का चरित्र कैसा है। इन पे उंगली उठाने का मौका भी हमें कैसे मिलेगा जब हमारे इतिहास ही नहीं पता नहीं होगा हमें, और कुछ अच्छी चीज़ें भी ज़रूर रही होंगी इनके साथ। तो इसी उद्देश्य यानी औपनिवेशिक हित साधने के उद्देश्य से ही इन्होंने ये संस्कृति इतिहास की खोज के लिए सोसाइटियाँ बनाई। लेकिन इसका एक दूसरा असर ये हुआ कि भारतीय भी अपने गौरवशाली अतीत को जान सके। इससे भारतीयों का अपने धर्म, संस्कृति, देश के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ा। उन्होंने फिर ये भी तो कहा कि देखो मुगल काल में जो आए वो अंग्रेज थे, मुगल काल में मुस्लिमों ने तुम पे शासन किया, और इसी को तो मुद्दा बना के 1857 के बाद वो सांप्रदायिकता का बीज डाल देते हैं, है ना, कि यहाँ के शासक मुस्लिम थे और तुम इनके गुलाम रहे। तो हिंदुओं में उनके प्रति एक सांप्रदायिकता की भावना का जो बीज डालने के लिए ये थ्योरी लाई गई कि प्राचीन काल हिंदू काल था, मध्यकाल मुस्लिम काल था, और आधुनिक काल को उन्होंने ब्रिटिश काल की संज्ञा दे दी। तो जरा उस विलियम जोन्स से महोदय से और जो दूसरे महोदय थे जिन्होंने ये डिवाइडेशन किया हमारे इतिहास का, मैक्स मुलर
और जिन्होंने इसे कहा कि ये तीनों काल में, तो जरा यूँ कह देते हैं कि आधुनिक काल में तो ईसाई थे आप, तो उसे ईसाई धर्म का नाम दे देते, क्यों आपने ब्रिटिश काल दिया। लेकिन थोड़ा सोचने की बात थी ये। अब आगे आते हैं अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, जातीय भेदभाव। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में बहुत खुले रूप में बता चुकी हूँ, यहाँ पढ़ लीजिएगा किस तरीके से उन्होंने शोषण किया, कुटीर उद्योग का नाश किया। फिर लिटन की और कर्जन की जो नीतियाँ रही, लिटन ने क्या 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया, भारतीयों को जो भी अंग्रेजों की आलोचना करेंगे उन्हें। आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी भारतीय को रिवॉल्वर नहीं रख सकता। ICS की परीक्षा की आयु 21 से 19 कर दी ताकि कोई भी भारतीय इसमें शामिल ना हो सके, क्योंकि उस समय लैटिन थी, लैटिन को पास करना बहुत मुश्किल था और इतनी कम उम्र में कोई भारतीय उसे पास कर ले, इसलिए उसने घटा के 19 कर दी इसकी, ताकि कोई भारतीय आ ही ना सके ICS में। रिपन के समय एल्बर्ट बिल के अंतर्गत भारतीयों को अंग्रेजों के समान न्याय का अधिकार देने का अंग्रेजों द्वारा तीव्र विरोध किया। इससे अंग्रेजों के प्रति घृणा उपजी। कर्जन के कार्यों जैसे स्वायत्त संस्था विधेयक, कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून 1904 में और बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीयता के उदय में एक चिंगारी का काम किया। बंगाल विभाजन का अलग टॉपिक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो काम रहे, इनसे जो राष्ट्रीयता की भावना के उदय में बहुत सहायक कारक थे, और अंत में इसी राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, जिसने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर जन आंदोलन का रूप दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाया। तो बच्चों, मैं समझती हूँ राष्ट्रीयता के उदय के कारण बहुत क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। आप लोग बुक से और पढ़िएगा, इसे सुनिएगा। कल नेक्स्ट टॉपिक में फिर से वीडियो के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।